हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी मध्य प्रदेश एडीपीओ की एग्ज़ाम स्थगित कर दी गई है और साथ ही जो पोस्ट थी उससे भी डबल कर दिया गया है। और इसके साथ दोस्तों, जो वंचित रह गए थे, ठीक है, उन लोगों को भी यहाँ पर फॉर्म डालने का अवसर मिला है। वो लोग भी यहाँ पर 3 तारीख से दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे और 13 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 15 दिसंबर इनकी लास्ट डेट होगी संशोधन करने की, ठीक है। एग्ज़ाम फॉर्म की 13 होगी और संशोधन की 15 तारीख होगी दोस्तों। उसके बाद शीघ्र यथाशीघ्र बहुत ही जल्द हमारे बीच हमारा एग्ज़ाम का टाइम टेबल आएगा कि हमारी एग्ज़ाम किस तारीख को होगी। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी, ठीक है। उसके बाद हमें पास समय नहीं रह जाएगा, फिर हम संभल नहीं पाएंगे। संभलने का समय मिला है, तो आइए दोस्तों, उसी समय को लेकर आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के बाद ये हमारा पहला वीडियो होगा। और दोस्तों, हम शुरुआत करने जा रहे हैं ये मध्य प्रदेश के लोकल लॉ से संबंधित। यहाँ पर हम 4 एक्ट जो हमारे नए ऐड किए गए हैं उनसे संबंधित यहाँ पर हम MCQs क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4 भी एक्टों को मैंने शामिल किया हूँ और चारों एक्टों के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को यहाँ आपके बीच पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आप तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हमें एग्ज़ाम निकालना है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि आने वाली आगामी एग्ज़ाम तक, जब तक कि एग्ज़ाम हो जाए ना आ जाए, हमारे वीडियो के माध्यम से आपको जो आपके लिए बेस्ट होगा वो हम प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। और जो भी हमसे बनेगा हम कोशिश करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मध्य प्रदेश के चारों न्यू एक्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर हम सारे ही उनको एक्टों को सारे ही कोशिश करेंगे, सारे ही हम यहाँ पर आपको पूरे MCQs करा देंगे। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट हम लगवा चुके हैं और एल्ट पेपर लगवा चुके हैं और समय के अनुसार जैसा उचित लगेगा मैं आपके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं करता रहूँगा एग्जाम की दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण होगा। आइए, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं MCQs क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इसका? और उम्मीद और दोस्तों, यहाँ तक कि मुझे विश्वास है कि आप सभी लोगों ने इन एक्टों को पढ़ लिया होगा, आपका रिवीजन हो भी गया होगा और अच्छी खासी तैयारी शायद हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इन क्वेश्चनों को लगाने में कोई दिक्कत नहीं आती होगी, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, समय मिला है। यहाँ पर हम तैयारी को वापस ही स्टार्ट करें तो काफ़ी समय हम यहाँ पर अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। 13 दिसंबर के बाद हमें जो भी होगा देखा जाएगा। राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखना, उपरोक्त से संसक्त कतिपय अन्य विषयों का बंद करना। और दोनों दोस्तों, ये दोनों ही सही बात हैं, ठीक है। राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसका उद्देश्य है और इससे संबंधित विषयों को यहाँ पर उपबंध किया गया है। इस उद्देश्य से राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 लाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई 1 जनवरी 1951, 8 फरवरी 1951, 22 फरवरी 1951 और 22 जनवरी 1951। तो दोस्तों, इस अधिनियम को 22 जनवरी 1951 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई, ठीक है। और 8 फरवरी से इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया गया। इसके हम, ठीक है, इसमें कुल 35 धाराएं हैं, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पर आगे सब कुछ आपके सामने आएगा। कुल अध्याय कितने हैं, कुल धाराएं कितनी, सब कुछ यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा क्लियर। इस अधिनियम में कुल अध्याय हैं तो 5, 7, 4, 8। तो दोस्तों, हमारे इसमें कुल 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय हैं। कुल धाराएं कितनी है? 35, 37, 38, 34। तो कुल इसमें 35 क्या है दोस्तों? धाराएं हैं। इसमें 7 अध्याय हैं, 35 धाराएं हैं। याद रखिएगा, ये पूछे जा सकती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर हर तरह से कंप्लीट होना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, यह अधिनियम भारतीय गणराज्य के खालिस्तान वर्ष में मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुए हैं। तो ये मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा दोस्तों अधिनियमित हुए हैं, मध्य प्रदेश, है ना, ठीक है। तो कब हुए? 40वें वर्ष, 39वें वर्ष, 42वें वर्ष और 41वें वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 41वें वर्ष इसे अधिनियमित किया गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। इस अधिनियम का विस्तार है। तो धारा 1 हमारी बात करती है संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। संपूर्ण मध्य भारत क्षेत्र, पूरे भारत देश में जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण मध्य प्रदेश में। और दोस्तों, ये हमारा जो एक्ट है ये मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम है, तो ना कि पूरे देश में, ना कि जम्मू कश्मीर छोड़कर होगा दोस्तों, कि संपूर्ण मध्य प्रदेश पर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, इसका ध्यान रखेंगे क्वेश्चनों का।
कौन सा, देखिए कौन सा एक्ट का क्वेश्चन है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, नहीं तो आप पूरे भारत में कर सकते हैं, इसमें गलती ना करें। क्वेश्चन नंबर 7, अधिनियम कब से लागू हुआ या प्रवृत्त हुआ? तो 8 फरवरी 1951, 22 जनवरी 1951 और 22 फरवरी 1951, ये सभी गलत है। तो अभी हम इसके बारे में बता चुके हैं आपको। इन तारीखों को याद रखिएगा। 22 जनवरी को इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिली और 8 फरवरी 1951 से इसे संपूर्ण मध्य प्रदेश पर लागू कर दिया गया। ठीक है। कुल अध्याय 7, कुल धारा 35 है। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो बात करता है इस अधिनियम में परिभाषा दी गई है। आ निर्वासन, बा निर्बंधन आदेश, सा समाज विरोधी क्रियाकलाप, यदि उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा, निर्बंधन आदेश। दोस्तों, निर्बंधन आदेश की परिभाषा दी गई है धारा 2 में, और धारा 3 में बताया गया है निर्बंधन आदेश करने की शक्ति। ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर निर्बंधन आदेश जारी कर सकता है धारा 3 के अधीन। ठीक। तो निर्बंधन आदेश के बारे में परिभाषा दी गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति पर निर्बंधन इस आधार पर लगाए जा सकते हैं: राज्य सुरक्षा की व्यवस्था के लिए, लोक व्यवस्था के लिए, और दोनों के लिए, या न्याय हित के लिए। तो दोस्तों, ये राज्य सुरक्षा बनाने के लिए और लोक व्यवस्था करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ऐसा कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है। कब लगा सकते हैं निर्बंधन आदेश? राज्य सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इस अधिनियम के अंतर्गत निर्बंधन लगाए जा सकेंगे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, आयुक्त द्वारा, पुलिस उप निरीक्षक द्वारा, या पुलिस महानिरीक्षक द्वारा। मैं भी बताया दोस्तों, ये आदेश लगाने की शक्ति किसको है? जिला मजिस्ट्रेट इसमें ऐसा कार्य कर सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जिला मजिस्ट्रेट, धारा 3 इस बारे में पूरी बात करती है, महत्वपूर्ण धारा है। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 3(1) के अधीन किए गए निर्बंधन आदेश की कालावधि होगी। ठीक है। कितने समय की होगी? देखो ये दोस्तों, ये धारा 3 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 18 माह। और दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष की कला अवधि तक वो रहेगा। ठीक है। अवधि क्या रहेगी इसकी? 1 वर्ष तक, जो हमारी धारा क्लोज 1 बात करता है। सॉरी, थोड़ा सा आइए। इस अधिनियम के अंतर्गत व्यक्ति के दलों तथा समूहों को तितर बितर किए जाने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रोकने के प्रावधान किए गए हैं। किस धारा में? धारा 3 हमारी बात करती है दोस्तों, क्या? निबंधन आदेश करने की जिला न्यायालय की शक्ति, जिला मजिस्ट्रेट की शक्ति। और अगली धारा बात करती है हमारी समूह और का तितर बितर किया जाना, धारा 4। धारा 2 परिभाषा के बारे में, धारा 3 निर्बंधन आदेश के बारे में, धारा 4 समूह का तितर बितर किया जाना, और धारा 5 आमादा व्यक्तियों का हटाया जाना। तो दोस्तों, समूह का तितर बितर किए जाने के संबंध में धारा कौन सा ऑप्शन सही हमारा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के लिए आमादा व्यक्तियों को हटाए जाने का निर्देश दे सकेगा। ठीक है। ये धारा 5 बात करती है। और ये आदेश कौन दे सकेगा? आयुक्त दे सकेगा, राज्य सरकार दे सकेगी, पुलिस आयुक्त दे सकेगा, या जिला मजिस्ट्रेट दे सकेगा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों हमारा जिला मजिस्ट्रेट। ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट यहाँ पर कार्य करता है और जिला मजिस्ट्रेट को यहाँ पर पावर है। ठीक है। आपने बैरिक्टर को पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत किन धाराओं के अधीन आदेश पारित किए जाने की पूर्व सुनवाई अवश्य है? किन धाराओं की? तो सुनवाई अवश्य है। हमारे धारा 8 इस बारे में बात करती है। धारा 4, 5, 6, धारा 5, 6, 7, 8, धारा 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, धारा 3, 4, 5, 6। दोस्तों, धारा 3, 4 और 5 और 6 इसके पूर्व सुनवाई अवश्य है। धारा 8 इस बारे में प्रावधान करती है, याद रखिएगा। ठीक है। छोटा एक्ट है, 35 धारा हैं कुल, सभी धाराओं को विशेष तौर पर देख लीजिएगा। ठीक है। समझने की कोशिश करिएगा। और इस एक्ट को दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से भी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15। इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट कतिपय अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों को क्षेत्र से, जिले या विशेष से हट जाने, प्रवेश न करने या न लूटने के आदेश दे सकेगा। वो अपराध हो सकते हैं। ठीक है। तो ये सीधी बात करती धारा 12।
देखिए इसमें बात करते हैं अध्याय 12, 16, 17 या धारा 506, 509 के अधीन या सिविल अधिकार संरक्षण के अधीन 1955 के अधीन, हिस्ट्री ये तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन 1956 के अधीन 2 बार, या मध्य प्रदेश राज्य में लागू हुए रूप में सार्वजनिक धूत अधिनियम 1867 की धारा 3, 4 या 4A के अधीन 3 वर्ष बार। और दोस्तों इस सभी के बारे में इसमें बात की गई है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी के बारे में प्रावधान किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इस अधिनियम की धारा 4, 5 या 6 के अधीन आदेशों की परिवर्तन की काला अवधि नहीं होगी, तो कितनी नहीं होगी? 6 माह से, 1 वर्ष से, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। कितने वर्ष से दोस्तों? 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। धारा 7 बात करती है कालावधि के बारे में। आइए नेक्स्ट पेज पर चलिए। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या धारा 13 के अधीन निर्वासन के आदेश के बारे में विशेष रूप से सख्त किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए आदेश से अपील हो सकेगी 15 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर, 45 दिन के भीतर या 60 दिन के भीतर। तो दोस्तों जो अपील हो सकेगी वो हो सकेगी 30 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर दोस्तों? 30 दिन के भीतर ये अपील हो सकेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट या धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए अन्य अधिकारी के आदेश से अपील हो सकेगी राज्य सरकार को, उच्च न्यायालय को, केंद्रीय प्राधिकरण को, या सेशन न्यायालय को। सही ऑप्शन है दोस्तों राज्य सरकार को अपील हो सकेगी। याद रखिएगा, राज्य सरकार को। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5, 6 या 13 के विरुद्ध फाइल की गई अपील का विनिश्चय किया जाएगा 2 माह, 4 माह, 6 माह, 3 माह। इसका सही ऑप्शन दोस्तों 4 माह में इसका विनिश्चय किया जाएगा। कितने माह में? 4 माह में इसका विनिश्चय किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इस अधिनियम के अधीन अपील का प्रावधान है, तो अपील का प्रावधान 9 में विनिश्चित के आदेशों के विरुद्ध अपील के बारे में धारा 9 इस बारे में बात करती है। धारा 7 कालावधि के बारे में, धारा 8 सुनवाई के बारे में, और धारा 9 अपील के बारे में बात करती है, और धारा 10 अंतिमता के बारे में बात करती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा हमारा धारा 9। अपील का प्रावधान धारा 9 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम की धारा 3, 4, 5 या 6 के अधीन पारित हुए आदेश किसी न्यायालय में किस आधार पर प्रश्नगत न किया जाएगा? यह कि जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 8(1) में दी गई प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया था। यह कि जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसी कोई सामग्री नहीं थी जिस पर वह आदेश आधारित कर सकता था। यह कि जिला मजिस्ट्रेट की राय नहीं थी कि साक्षीगण उक्त व्यक्ति के विरुद्ध जिसके की संबंध में धारा 5 के अधीन आदेश पारित किया गया था खुले आम साक्ष्य देने हेतु आगे आने के लिए रजामंद न थे। और यह है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया विनिश्चय किसी रूढ़ि या प्रथा के प्रतिकूल। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों यही होगा कि प्रश्नगत न किया जाएगा कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया विनिश्चय रूढ़ि और प्रथा के अंतर्गत प्रतिकूल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी या द सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा जिला आदि न छोड़ने पर तथा हटाए जाने के पश्चात उसके द्वारा प्रवेश किया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, तो जिला मजिस्ट्रेट। और दोस्तों जिला मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश जारी करता है, और यदि वो ऐसा कार्य करता दोबारा लौट आता है तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसा क्या करेगा? उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा, उसे गिरफ्तार कर सकेगा। जैसा भी उचित होगा वो कार्य जिला मजिस्ट्रेट करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट याद रखिएगा, प्रथम वर्ग न्याय मजिस्ट्रेट बाकी एक्टों में है, यहाँ पर जिला मजिस्ट्रेट है। आइए क्वेश्चन नंबर 23। इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 4, 5, 6 के अधीन किसी जिले आदि में से हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया था प्रवेश या लौटने की अनुमति दे सकेंगे, वो कौन दे सकेगा? राज्य सरकार, जिला मजिस्ट्रेट दोनों, या उपखंड मजिस्ट्रेट। दोस्तों इसमें राज्य सरकार भी दे सकती है उसको निर्देश, अनुज्ञा, और यहाँ जिला मजिस्ट्रेट तो है ही सही। ठीक है, तो दोनों से दे सकते हैं, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट दोनों। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा 23 का। धारा 12 इस बारे में अनुज्ञा के बारे में बात करती है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए 24। इस अधिनियम के अंतर्गत निवासन की शक्ति होगी
इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वासन की शक्ति होगी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, पुलिस आयुक्त को या इन सभी लोगों को। सही ऑप्शन दोस्तों, ये निर्वासन की शक्ति है, ठीक है, ये राज्य सरकार को होगी। धारा 13 इस बारे में बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी दल या समूह के सदस्यों का या व्यक्तियों का या प्रवासियों का सिद्धदोष ठहराए गए व्यक्तियों को किसी जिले, क्षेत्र, विशेष आदि से हट जाने, प्रवेश करने आदि के लिए दिए गए आदेश के विरुद्ध खालिस्तान कर सकेगी। राज्य सरकार पुनर्विलोकन, जिला मजिस्ट्रेट पुनरीक्षण, केंद्र सरकार पुनरीक्षण, केंद्र सरकार पुनर्विलोकन। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों राज्य सरकार इसमें पुनर्विलोकन कर सकती है। ठीक है, कौन कर सकती है? राज्य सरकार करेगी। आइए 26, इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वासन की राज्य सरकार की शक्ति का प्रावधान है। बता चुका हूँ दोस्तों, बिहारी मैंने 12, 13, 14, 15। धारा 13 निर्वासन के बारे में बात करती है, महत्वपूर्ण धारा है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के उल्लंघन, विरोध या अवज्ञा के दुष्परिणाम के लिए न्यूनतम दंड होगा 4 माह जुर्माना, 3 वर्ष जुर्माना, 3 माह और जुर्माना, 4 वर्ष और जुर्माना। 27 का सही ऑप्शन है दोस्तों, 4 माह और जुर्माना होगा। ठीक है, न्यूनतम दंड कितना होगा? 4 माह और जुर्माना। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किए गए धारा 3, 4, 5, 6 और 13 के उल्लंघन के विरोध या अवज्ञा के दुष्परिणाम के लिए अधिकतम कारावास हो सकेगा। मान न्यूनतम की बात की गई, यहाँ अधिकतम की बात की गई है। तो 2, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष, तो अधिकतम हो सकेगा 3 वर्ष तक। कम न्यूनतम 4 माह से लेकर जुर्माना या 3 वर्ष और जुर्माना जो भी हो। ठीक है, तो अधिकतम 3 वर्ष भैया, न्यूनतम 4 माह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इस अधिनियम के अंतर्गत जहाँ किसी क्षेत्र में हट जाने के लिए किसी व्यक्ति को निर्देश दिया गया हो, उस क्षेत्र में अनुज्ञा के बिना प्रवेश करने के लिए या जब अस्थायी रूप से लौटने की अनुज्ञा हो तो अधिक ठहरने के लिए दंड। ठीक है, तो 3 माह से 3 वर्ष तक का हो सकेगा, 6 माह से 1 वर्ष तक, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, 6 माह से 3 वर्ष तक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 6 माह से 3 वर्ष तक और जुर्माना। ठीक है, धारा 15 इस बारे में बात करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन पारित किए गए आदेश या धारा 4, 5, 6 या 13 के अधीन जारी किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए अभियोजन में अवधारणा की जाएगी, की जा सकेगी, निश्चायक होगी, ये सभी गलत हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या की जाएगी? अवधारणा की जाएगी, भैया उन्होंने अपराध किया है। अवधारणा की जाएगी कि उन्होंने ये अपराध किया है जब तक कि वो साबित ना कर दें धारा 3, 4, 5, 6 या 13 के अधीन किए गए आदेशों के उल्लंघन के लिए। ठीक है, तो की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अधीन जिला मजिस्ट्रेट को प्रदत्त किसी शक्ति या उस पर आरोपित किसी कर्तव्य का प्रयोग या पालन किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट उपखंड द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट और उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, केवल मजिस्ट्रेट द्वारा, अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा, या केवल राज्य सरकार द्वारा। तो शक्ति जो आधारित की गई कर्तव्य का प्रयोग किया जा सकेगा दोस्तों। सही ऑप्शन है यहाँ पर हमारा अपर जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा। ठीक है, सही ऑप्शन सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इस अधिनियम के अंतर्गत जानकारी का स्रोत प्रकट नहीं किए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, 18, 19, 20, 21। और दोस्तों 20, 19 धारा बात करती है जानकारी का प्रकट ना किया जाना। ठीक है, धारा 19 हमारी इस बारे में प्रावधान करती है, सीधी धारा पूछी गई है। इस अधिनियम में समाज विरोधी क्रियाकलापों का नियंत्रण के बारे में अध्याय है 2, 3, 4, 5। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है अध्याय 4, समाज विरोधी क्रियाकलापों के बारे में नियंत्रण के बारे में उपबंध करता है। ठीक है, अध्याय 4 में बताया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 34। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति द्वारा संचारक पदार्थ बिना किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के अपने कब्जे में नियंत्रण में रखने के लिए दंड होगा
ठीक है, धारा 20। और यदि ऐसा कार्य कोई करता है, प्रहार अपने शरीर पर रख के ले जाता है, तो उसे 3 माह और जुर्माना हो सकेगा, 6 माह और जुर्माना, 2 वर्ष और जुर्माना, या 3 वर्ष और जुर्माना। और दोस्तों उसको 3 वर्ष और जुर्माना हो सकेगा ऐसे कार्य करने के लिए, ठीक है, विधिपूर्ण उद्देश्य से। तो सही ऑप्शन होगा 3 वर्ष और जुर्माना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35। इस अधिनियम के अंतर्गत उस क्षेत्र के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना अधिरोपण किया जा सकेगा जिनका संबंध, धारा 21 दोस्तों इस बारे में बात करती है। और ये इसका संबंध मृत्यु या घोरपति से है, संपत्ति की हानि या उसका नुकसान से है, उद्दीपन या फिरौती या अपहरण करने से है, या सभी से है। तो दोस्तों सभी स्थिति में, ठीक है, सामूहिक जुर्माना अधिरोपित कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 और 36। इस अधिनियम में के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना का प्रावधान है, तो अभी बताया हम दोस्तों आपको 21 जो लिखा है हमने, 21 धारा 21, ठीक है, 20, 21, 22, 23। तो धारा 21 बारे में सामूहिक जुर्माने के बारे में ये प्रावधान करती है। IMP धारा याद रखिएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक जुर्माने को प्रभावित किया जाएगा किसके द्वारा? तो दोस्तों आप देखते आ रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर कार्य हो रहा है, ठीक है। तो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा ही ये कार्य किया जाएगा सामूहिक जुर्माने को प्रभावित करने का। राज्य सरकार, उपखंड मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, तो याद रखिएगा मुख्य जिला मजिस्ट्रेट द्वारा। 38। इस अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक जुर्माने की वसूली की जा सकेगी संपत्ति की कर के बकाये के तौर पर, भू राजस्व की बकाये के तौर पर, दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं? दोस्तों ये की जाएगी भू राजस्व के बकाये के तौर पर। इसकी ठीक है, जुर्माने की जो वसूली है वो भू राजस्व की बकाये के तौर पर की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39। इस अधिनियम के अधीन सामूहिक जुर्माना अधिरोपित करने वाला आदेश किसी भी समय प्रतिशत उपांतित किया जा सकेगा राज्यपाल द्वारा, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, कैबिनेट द्वारा। और दोस्तों ऐसा कार्य जो है वो राज्य सरकार करेगी, ठीक है। यहाँ पर राज्य सरकार को पावर है, राज्य सरकार प्रतिशत या उपांतरित किया जा सकेगा, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी क्षेत्र में सैनिक प्रकार के शिविरों या किसी अभ्यास, संचालन, व्यवस्थित चालन या कायावाद का कराया जाना प्रतिषिद्ध या निर्बंधित कर सकेगा या कर सकेगी, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार, आयुक्त, सभी। दोस्तों निर्बंधित करने की शक्ति जो है, प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करने की शक्ति राज्य सरकार को है। ऑप्शन नंबर बी इस एक्ट का इसका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 41। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी क्षेत्र में सैनिक प्रकार के शिविर या की अभ्यास, संचालन वादी को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित किस आधार पर किया जा सकेगा? लोक सुरक्षा या लोकहित, लोक व्यवस्था या लोकहित, लोक व्यवस्था या लोकहित, लोक व्यवस्था या लोकनीति, लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों लोक सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी लोक सुरक्षा या लोक व्यवस्था। आइए 41 से 42 की ओर चलें। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी सैनिक प्रकार की शिविरों, अभ्यास, संचालन, परेड, जुलूस आदि पर निबंधन या शर्तें अधिरोपित करने वाले आदेश का उल्लंघन करने पर दंड होगा 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना, या दोनों? 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना। देखिए दोनों या कारावास और जुर्माना। सही ऑप्शन है दोस्तों इसका, हमको 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर बी 3 वर्ष कारावास और जुर्माना दोनों। इस अधिनियम के अंतर्गत वर्दी, यूनिफॉर्म का नियंत्रण का प्रावधान है। दोस्तों धारा 23 इस बारे में बात करती है, यूनिफॉर्म और वर्दियों के बारे में, ठीक है। धारा 23 ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी हमारा, तो सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी सशस्त्र बल या पुलिस सदस्य के द्वारा पहनी या प्रदर्शित की जाने वाली यूनिफॉर्म जहां जनता की पहुंच हो को निर्बंधित करने वाले आदेश के उल्लंघन पर दंड होगा 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों, 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना। सही ऑप्शन दोस्तों 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों, या जुर्माना दोनों हो सकता है, 3 वर्ष कारावास और जुर्माना दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 45। किस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनसाधारण के हित में प्रतिषिद्ध या निर्बंधित कर सकेगी?
किसी सड़क पात व जाल मार्ग के उपयोग को, किसी भूमि से पर से किसी व्यक्ति पशु जान के आने जाने को, या दोनों। दोस्तों धारा 25 इस बारे में बात करती है। या कंटिन्यू सीरीज हमारी चली आ रही है, धारा 1 से लेकर धारा 25 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। और ये धारा 25 इस बारे में बात करती है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 46, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लोक व्यवस्था या जनसाधारण के हित में किसी सड़क, पथवे या जलमार्ग के उपयोग को किसी भूमि पर से किसी व्यक्ति या पशु यान के आने जाने से उपयोग को निर्बंधित करने वाले आदेश के उल्लंघन का दंड हो सकेगा। धारा 25 पूछी गई, दंड के बारे में पूछा गया यहाँ पर अब, ठीक है। वही धारा 25 क्या बात कर रही है दंड के बारे में, तो कितना हो सकेगा, 2 वर्ष का कारावास जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास जुर्माना, दोनों। तो वही ऑप्शन 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी डी सही होगा, ठीक है। सभी जगह कितना कारा सजा है, 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना, और दोनों यहाँ पर है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि राज्य सरकार किसी स्थान या किसी क्षेत्र के स्थानों के संबंध में आपराधिकृत व्यक्तियों में प्रवेश को रोकने के प्रयोजनों के लिए उसे संरक्षित स्थान किस धारा में वो किस आधार पर घोषित कर सकेगी, किस आधार पर घोषित करेगी, तो जनसाधारण के हित में, न्याय हित में, लोकनीति के आधार पर, या सभी में। दोस्तों जनसाधारण के हित में ऐसा कार्य कर सकेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत किसकी अनुज्ञा के बिना कोई व्यक्ति किसी संरक्षित स्थान में ना प्रवेश करेगा, ना रहेगा, ना जाएगा और ना ही घूमेगा। राज्य सरकार की, जिला मजिस्ट्रेट की, दोनों की, ये सभी गलत हैं। तो सही ऑप्शन दोस्तों राज्य सरकार और मजिस्ट्रेट दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए 49, इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करेगा, रहेगा, जाएगा या घूमेगा तो उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब धारा 25 पर आ गए हम लोग। सड़क व पाथवे की दोस्तों धारा 24 थी, वो धारा 25 संरक्षित स्थान के बारे में बात करती है, धारा 26 संरक्षित क्षेत्र के बारे में बात करती है, ठीक है। तो स्थान में प्रवेश करेगा, घूमेगा तो वो कारावास दंडित किया जाएगा दोस्तों, वो होगा 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास, डी ऑप्शन सही है। आइए 50, इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित स्थान का प्रावधान है 25, 26, 27, 28। तो अभी बताया दोस्तों संरक्षित स्थान के बारे में धारा 25, संरक्षित क्षेत्र के बारे में धारा 26। इस अधिनियम के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र का प्रावधान तो धारा 26, ठीक है, याद रखिएगा। अभी हम कंटिन्यू धारा 25, 24, 25, 26 पे आ गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 52, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करेगा या रहेगा तो वहाँ कितनी अवधि से कारावास से दंडित किया जाएगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। सही ऑप्शन दोस्तों, वो सॉरी अभी करे थे अपन ने 3 वर्ष। कितने दोस्तों, 3 वर्ष का दंडित किया जाएगा। इस अधिनियम के अध्याय 5 का संबंध है लोक क्षेत्र और व्यवस्था, कतिपय स्थानों क्षेत्रों तक पहुँच, समाज विरोधी क्रियाकलाप पर नियंत्रण, अनुपूरक। तो सही ऑप्शन दोस्तों ए लोक क्षेत्र और व्यवस्था, ठीक, पब्लिक सिक्योरिटी, और सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति गार्ड के साथ बलपूर्वक प्रयोग करता है या उससे बचकर निकलता है तो वह दंडित किया जाएगा, ठीक है। धारा 27 इस बारे में बात करती है, 1 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास या 5 वर्ष तक का कारावास। तो सही ऑप्शन दोस्तों 3 वर्ष तक का कारावास, 3 वर्ष तक का कारावास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 55, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी कौन, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, संसद। सभी को सही ऑप्शन होगा राज्य सरकार बना सकेगी, ठीक है, और बनाए जाने के बाद विधानसभा के समक्ष रखेगी। इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न के लिए
दंड कितना होगा भैया? 3 वर्ष 6 माह 1 वर्ष अपराध से उपबंधित दंड। तो दोस्तों उस अपराध के उपबंधित दंड, दुष्परिणाम में उस अपराध के उपबंधित दंड तक दंडित किया जाएगा। आइए 57, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली सख्ती या कर्तव्य जो वह प्रत्योजित नहीं कर सकेगी वो हैं। धारा 21 के अधीन सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की दोस्तों, तो ये इसको प्रत्योजित नहीं करेगी, सही है। और ना धारा 30 के अधीन वो नियम बनाने की राज्य सरकारी सख्ती, धारा 30 ये इसको भी प्रत्योजित नहीं करेगी, ठीक है। और 57 का सही ऑप्शन है दोस्तों, दोनों को नहीं करेगी, सी ऑप्शन सही है। बाकी को वो प्रत्योजित बांट दे सकती है जिला मजिस्ट्रेट को, ठीक है। जिला मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी के व्यक्ति को नहीं, जिला मजिस्ट्रेट श्रेणी वाले व्यक्ति को राज्य सरकार अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकती है, लेकिन दो को नहीं करेगी। 30 सामूहिक जुर्माना और 30 के अधीन 21 सामूहिक जुर्माना और 30 नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, ये दो चीज़ नहीं होगी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार अपनी कतिपय शक्तियों कर्तव्यों का प्रत्यायोजन कर सकेगी। जो जिला मजिस्ट्रेट की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का ना हो, जो उपायुक्त की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का ना हो, दोनों भी हो सकेंगे, या फिर सही। दोस्तों मैं भी बताया आपको, जिला मजिस्ट्रेट की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का ना हो, ठीक है। अभी हमने इसके बारे में बात करी और ये पूछ भी लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 59, इस अधिनियम के अंतर्गत जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया है जानकर मदद कर देगा, सहायता देगा या आश्रय देगा या छिपाएगा तो वहाँ दंड नहीं होगा, ठीक है। 3 वर्ष के कारावास से, 6 माह की कारावास से, 1 वर्ष के कारावास से या फिर से अपराध के उपबंधित दंड से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हमारा है और ये हमारे लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं अब। तो ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने के प्रयत्न के लिए शास्ति दी जा गई है। 29, 30, 31, 32 धारा 31 के अंदर, ठीक है। धारा 31 इस बारे में प्रावधान करती है। आइए लग रहा क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान है। 32, 33, 34, 35, तो धारा 33 सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण के बारे में बात करती है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ली जाने की शक्ति का प्रावधान, धारा 35, और ये हमारी धारा 35 कंप्लीट हुई, ठीक है। तो 35 में हमारी बात करती है पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी ले जाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। 33 में सद्भावपूर्वक कार्रवाई का संरक्षण के बारे में बात किया गया है, ठीक है। और यहीं पर हमारे 35 अध्याय और 35 धारा और 7 अध्याय कंप्लीट, हमारा ये एक्ट कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अगले एक्ट की ओर, जो हमारा है मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 को क्वेश्चनों को अब यहाँ हम देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस अधिनियम में कुल धाराएं हैं 9, 10, 11, 12। दोस्तों छोटे छोटे एक्ट हैं हमारे ये, लोक सेवा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और ये अत्यावश्यक सेवा संधारण, दोनों में 11 धाराएं हैं, ठीक है। तो इन्हें अच्छे से देखें, यहाँ पर कुल 11 धारा हैं, ठीक है, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में अत्यावश्यक सेवा के संधारण के लिए उपबंधित करना, उक्त सेवाओं से विच्छिन्न किए जाने के लिए शासित का उपबंध करना, या दोनों। तो दोस्तों ये दोनों ही इनके उद्देश्य हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह अधिनियम भारत गणराज्य के कितने व कौन से वर्ष मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ? 29, 30, 31, 32, तो ये हुआ दोस्तों हमारा 30वें वर्ष ये विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, मध्य क्षेत्र पर है, केवल महानगर क्षेत्रों पर है? तो अभी पिछले रिपीट किया हमने ये क्वेश्चन, आपको बताया था कि संपूर्ण भारत पर, इसका मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। ये एक राज्य का है और केंद्र राज्य में जो दोनों में अंतर रहेगा, इसलिए गलती ना हो जाए। जी संपूर्ण मध्य प्रदेश पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, यह अधिनियम लागू प्रबत हुआ किस दिनांक से? 1 अप्रैल 1979 से, 17 अप्रैल 1979, 1 जनवरी 1980, 17 जनवरी 1980। और दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 17 अप्रैल 1979 को इसे लागू किया गया और ये इसे राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई?
तो दोस्तों इससे राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है 1 अप्रैल 1979, 17 अप्रैल 1979, 1 जनवरी 1980 या 17 जनवरी 1980। तो सही ऑप्शन दोस्तों 17 अप्रैल 1979 को से राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है। आइए 7 क्वेश्चन। यह अधिनियम आवश्यक सेवा से संबंधित किन व्यक्तियों को लागू होगा? वैज्ञानिक, तकनीकी, कार्यपालिका, अनुसूची या सभी। तो दोस्तों ये सभी धारा के अंतर्गत आते हैं, सभी आते हैं परिभाषा के अंतर्गत, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ हमारा बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इस अधिनियम के धारा 2 में अत्यावश्यक सेवा से संबंधित निम्न व्यक्ति नहीं आता। कौन नहीं आता और कौन आता है ये दोस्तों बताया था और आपको बहुत अच्छे समझाया था मैंने, अपने ये एक्ट को पढ़ाया मैंने, ठीक है। जो ठेके पर रखे गए हैं, जो पूर्णकालिक नियोजन में नहीं हैं, जो कार्यभारित स्थापनाओं में नियोजित किए गए हैं, जो नियमित कर्मचारी के रूप में पंजीबद्ध हैं। तो जो नियमित कर्मचारी के रूप में पंजीबद्ध है दोस्तों, ये इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, ये नहीं आता, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नहीं आता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अधिनियम की धारा 3 में परिभाषित अत्यावश्यक सेवा से अभिप्रेत है वह सेवा जो वर्णित है अनुसूची में, धारा 4 में, धारा 2 में, अध्याय 2 में या धारा भाग 1 में। सही ऑप्शन दोस्तों अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए अनुसूची में वर्णित है। आइए 10वां क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम में कार्य करने से इनकार करना परिभाषित है 3B, धारा 2B, धारा 3A, धारा 4B। तो धारा 3B में बताया गया है, सेवा को धारा 3A में सेवा को बताया गया है, इनकार करने को 3B में बताया गया है, ठीक है। 2 धारा है मात्र, 2 परिभाषाएं हैं मात्र, ए और बी, इन्हें देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम में कार्य करने से अंतर्गत कार्य करने से इनकार करने का प्रतिषेध कर सकेगी केंद्र सरकार, संसद, विधानमंडल, राज्य सरकार। सही ऑप्शन है हमारा राज्य सरकार कर सकेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य करने से इनकार करने का प्रतिषेध इस आधार पर किया जा सकता है लोकहित में, लोक व्यवस्था में, लोकनीति में, आबा दोनों। दोस्तों आबा दोनों, लोक व्यवस्था और लोकहित में सरकार किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13। अत्यावश्यक सेवा में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध का आदेश कितने समय तक लागू प्रबल रहेगा? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो ये रहेगा दोस्तों 3 माह तक, 3 माह तक रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिशत का आदेश किन आधारों पर समय समय पर बढ़ाया जा सकेगा? जब लोकहित में आवश्यक हो, लोक व्यवस्था के लिए आवश्यक हो, लोक नीति के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो इस बारे में अभी बात करी हमने कि लोक हित में ऐसा अवश्य हो, लोकहित में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखते हैं। अत्यावश्यक सेवा में कार्य किए जाने से इनकार किए जाने के प्रतिषेध के अंतर्गत निम्न कार्य सम्मिलित नहीं है। इनकार करके या अन्य प्रकार से पूर्ण या आंशिक रूप में विराम का आश्रय नहीं लेगा, छुट्टी की पूर्व मंजूरी के बिना कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहना, बीमारी की स्थिति में कर्तव्य से अनुपस्थित नहीं रहना, और किसी भी व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने तथा कर्तव्य से निवारित या बाधित नहीं करेगा, ठीक है। धारा 5 दोस्तों इस बारे में बात करती है, धारा 5 को अच्छे से देख लीजिएगा। इसका सही ऑप्शन है बीमारी की स्थिति से कर्तव्य में से अनुपस्थित रहना। इस बारे में सम्मिलित धारा 5 में नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य किए जाने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किए जाने की शक्ति का प्रावधान है। 4, 5, 6, 8 दोस्तों 4 इस बारे में बात करती है। इनकार किए जाने की शक्ति का बात धारा 4 करती है, याद रखिएगा। और क्रियाकलापों में प्रतिशत का प्रावधान धारा 5 करती है, याद रखिएगा। दोनों धारा महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्यावश्यक सेवाओं में कार्य किए जाने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध करने वाले आदेश की विधिमान्यता को प्रश्नगत करने वाले किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता होगी जिला न्यायाधीश के न्यायालय को, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को या जिला न्यायाधीश के अधीनस्थ किसी न्यायालय को। तो जिला न्यायाधीश के न्यायालय को दोस्तों ये होगी ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। धारा 6(1) के अधीन किसी वाद या कार्यवाही में जिला न्यायाधीश का न्यायालय विदेश देने का कोई आदेश नहीं करेगा। एक दोनों पक्षों की सुनवाई पर एक पक्षी नहीं करेगा, लोकनीति के विरुद्ध नहीं करेगा, लोकहित के विरुद्ध। सही ऑप्शन है दोस्तों, एक पक्षी नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी, एक पक्षी नहीं करेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। वादों या कार्रवाइयों का जिला न्यायाधीश के द्वारा संज्ञान का प्रावधान। ठीक है, धारा 6 अभी हाल इस बारे में बात करी हमने, धारा 6 इस बारे में प्रावधान करती है। ऑप्शन नंबर ए, जिला न्यायाधीश के बारे में संज्ञान का धारा प्रावधान करती धारा 6। और शास्त्रियों का प्रावधान करती धारा 7, शास्त्रियों के बारे में बताती है। ठीक है, पेनल्टीज के बारे में धारा 7 इस बारे में प्रावधान करती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम की धारा 5 खंड 3 का उल्लंघन का प्रयत्न या दुष्कर्म करने पर दंड हो सकेगा। 3 वर्ष का कारावास, 5,000 रुपये तक जुर्माना। 3 वर्ष का कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना। 6 माह तक का कारावास तथा 500 रुपये जुर्माना, और 6 माह तक का कारावास या 500 रुपये जुर्माना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष तक का कारावास तथा 5,000 रुपये जुर्माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। इस अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उपबंध को छोड़कर किसी भी उपबंध के उल्लंघन का प्रयत्न या दुष्कर्म करने की साक्षिति होगी। ठीक है, वो 3 में गंभीर उपपत्ति बताई गई है, बाकी में नहीं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। धारा 5 में बता चुका हूँ, आपको महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। 6 माह तक का कारावास और 500 रुपये तक का जुर्माना। 6 माह का कारावास या 500 रुपये तक जुर्माना। 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, और 3 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना। सही ऑप्शन दोस्तों इसमें 6 माह तक का कारावास और 500 रुपये जुर्माना। आइए 24। विच्छिन्न करने हेतु उत्पीड़ित करने या उत्प्रेरित करने का कोई वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए शास्ति का प्रावधान है। और दोस्तों शास्ति का प्रावधान 7 में है, 6 में जिला न्यायाधीश के बारे में है, और 8 वित्तीय सहायता या समर्थन देने के लिए प्रावधान करती है, 8 करती है दोस्तों। धारा 8 इस बारे में प्रावधान करती है। सही ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पर सी होगा, 24 का सी। आइए 25वां क्वेश्चन देखिए। मध्य प्रदेश अत्यावश्यक आइए मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संदर्भ तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के अंतर्गत प्रत्येक अपराध होंगे संज्ञेय होंगे, असंज्ञेय, जमानती, अजमानती। दोस्तों संज्ञेय होंगे। प्रत्येक अपराध किसे होंगे? संज्ञेय, गंभीर प्रकृति के होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जाएगा? सेशन न्यायाधीश, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका विचारण करेंगे प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, और महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा। आइए दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्ट का। इस अधिनियम के अधीन के समस्त अपराधों का निवारण, अन्वेषण, जांच तथा विचारण को किस विधि के प्रावधान लागू होंगे? साक्ष्य विधि 1872, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, या सभी के? तो दोस्तों आपको मालूम होगा सभी जगह हमारे CRPC 1973 के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है, CRPC के। आइए लास्ट क्वेश्चन। इस मध्य प्रदेश अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 के द्वारा इस अधिनियम का निरसन किया जाएगा। ठीक है, तो क्या जाएगा दोस्तों? अध्यादेश द्वारा। ठीक है, यहाँ भी आप अध्यादेश देखें, वो ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश लोक सेवा विच्छिन्नता निवारण अध्यादेश 1973। अध्यादेश 1973। निवारण नहीं। ठीक है, अध्यादेश, निवारण अध्यादेश याद रखिएगा, यह ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है दोस्तों, हमारे 2 एक्ट कंप्लीट हुए, राज्य सुरक्षा अधिनियम और अत्यावश्यक सेवा संदर्भ। आइए चलते हैं हम अगले तीसरे एक्ट की ओर। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010। क्वेश्चन नंबर 1। मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 का उद्देश्य क्या है? राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान कराना, उक्त से सशक्त या अनुशंसित विषयों के लिए उपबंध करना, दोनों। सभी गलत हैं दोस्तों, इसका वही ऑप्शन सी सही होगा, दोनों इसका उद्देश्य है। इस अधिनियम में कुल धाराएं कितनी हैं? तो हम बताएं दोस्तों, इनमें भी 11 धाराएं हैं। दोनों ही हमारे एक्ट जो अत्यावश्यक और ये लोक सेवा, दोनों में 11 धाराएं हैं। अच्छे से देखिएगा। यह अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, और इन दोनों अधिनियम को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है,
राज्य सुरक्षा अधिनियम को जो है वो फिर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई है, ये भी याद रखिएगा। 18 अगस्त 2010, 17 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2009। सही ऑप्शन दोस्तों, इसको राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई है 17 अगस्त 2010 को। इस अधिनियम का विस्तार होगा संपूर्ण मध्य भारत, संपूर्ण महाकौशल, संपूर्ण मध्य प्रदेश, केवल महानगरों में। सही ऑप्शन दोस्तों, संपूर्ण मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह अधिनियम लागू हुआ 25 सितंबर 2010, 15 अगस्त 2010, 15 अगस्त 2011, 25 सितंबर 2011। सही ऑप्शन दोस्तों 15 अगस्त 25 सितंबर 2010 को। कब से हुआ दोस्तों ये? 25 सितंबर 2010 को इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पदाभित अधिकारी को परिभाषित किया गया है 2A, 2B, 2C, 2D। तो पदाभित अधिकारी को दोस्तों 2A में ही बताया गया है, शुरुआत में ही पदाभित अधिकारी से शुरू की गई है धारा 2A में। इस अधिनियम के अधीन पदाभित अधिकारी से विपरीत ऐसा अधिकारी है जिसे सेवा प्रदान कराने के लिए अधिसूचित किया गया हो धारा 2 के अंतर्गत, धारा 3 के अंतर्गत, धारा 4 के अंतर्गत, धारा 5 के अंतर्गत। दोस्तों किया गया हो धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित। सही ऑप्शन दोस्तों बी होगा, धारा 3 के अंतर्गत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित पात्र व्यक्ति वह है जो समाज सेवा के लिए पात्र है, प्रशासनिक सेवा के लिए पात्र है, अधिसूचित सेवा के लिए पात्र है, नागरिक सेवा के लिए पात्र है। तो वह व्यक्ति जो अधिसूचित सेवा जो है उसके लिए पात्र है। ऑप्शन नंबर सी, अधिसूचित सेवा के लिए पात्र है। क्वेश्चन नंबर 9। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी की परिभाषा 2B, 2C, 2D, 2E। तो 2C में प्रथम अपील अधिकारी को परिभाषित किया गया है, 2B में पात्र व्यक्ति को परिभाषित किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 10। अधिनियम के अधीन पात्र व्यक्ति परिभाषित है, इसके बारे में भी हाल बताया मैं आपको। 2B, 2C, 2D और 2B में इसको परिभाषित किया गया है पात्र व्यक्ति को, पदाभित अधिकारी को A में और C में प्रथम अपील अधिकारी को। आइए इस अधिनियम के अंतर्गत सेवा का अधिकार परिभाषित है दोस्तों, 2E में सेवा को परिभाषित किया गया है, 2E में सेवा के अधिकार को परिभाषित किया गया है। द्वितीय अपील अधिकारी को कहाँ पर परिभाषित किया गया है दोस्तों? द्वितीय अपील अधिकारी को किया गया है 2G में। 2G में द्वितीय अपील अधिकारी को परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार से विपरीत है कौन सी? क्या है? मध्य प्रदेश सरकार है, भारत देश की सीमा की और भारत देश की सभी राज्य सरकार है, भारत देश की कोई भी राज्य सरकार है या सभी है? तो राज्य सरकार से विपरीत है राज्य सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। सभी को मालूम होगा, ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। इस अधिनियम के अंतर्गत सेवाओं पदाभित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपील अधिकारियों तथा निश्चित की गई समय सीमा को कौन अधिसूचित कर सकेगा? राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राज्य सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी? सही ऑप्शन है राज्य सरकार इसको करेगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आइए क्वेश्चन नंबर 15। इस अधिनियम के अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा के भीतर सेवा प्राप्त करने का अधिकार किस धारा में दिया गया है? तो धारा 3, 4, 5, 6 सेवा प्राप्त करने का अधिकार। धारा 4 सेवा प्राप्त करने का अधिकार के बारे में बात करती है और अधिकार के बारे में बात करती है, और 5 कराने के बारे में बात करती है। ठीक है, तो सही ऑप्शन 4 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16वां क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। पदाभित अधिकारी को इस सरकार प्राधिकृत जिसके अधीनस्थ को राज्य सरकार द्वारा आवेदन प्राप्त होने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति को या इन सभी को दोस्तों जो उपलब्ध हो उन सभी में से सभी को, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी को। क्वेश्चन नंबर 17। इस अधिनियम के अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा प्रारंभ होती है आवेदन किए जाने की तारीख से, आवेदन स्वीकार किए जाने की तारीख से, आवेदन में अंकित दिनांक से। सभी गलत हैं दोस्तों, ये होती है शुरू आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तारीख से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा,
दोस्तों बताइएगा आपको ये मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन कैसे लगे, प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा और आगे क्या इच्छा है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इस अधिनियम के अंतर्गत पदाभित अधिकारी आवेदन प्राप्त होने पर समय समय के भीतर कर सकेगा सेवा का प्रदान, आवेदन को नामंजूर, आवेदन नामंजूर करने की स्थिति में कारण सहित आवेदक को सूचित सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी को सेवा प्रदान किए जाने के आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है या सेवा प्रदान नहीं की जाती है तो वहाँ क्या कर सकेगा। तो दोस्तों वो कहाँ कर सकेगा, तो वो अपील कर सकेगा। ठीक है, अपील कर सकेगा द्वितीय अपील अधिकारी को। क्या करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी अपील कर सकेगा। ना पुनर्विलोकन कोई उपचार नहीं, तो वो अपील का उपचार यहाँ पर है, अपील कर सकेगा। ऑप्शन नंबर 20 हो। आइए क्वेश्चन नंबर 20, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति को सेवा प्रदान किए जाने के आवेदन को नामंजूर कर दिया जाता है तो सेवा प्रदान की नहीं की जाती है तो वो अपील कर सकेगा राज्य सरकार को, कलेक्टर को, प्रथम अपील अधिकारी को, द्वितीय अपील अधिकारी को। तो दोस्तों वो अपील कर सकेगा प्रथम अपील अधिकारी को। ठीक है, और प्रथम अपील अधिकारी और प्रभावित अधिकारी यदि कोई कार्य में त्रुटि करते हैं या उनके विरुद्ध अपील, उनके विरुद्ध जो अपील होगी वो द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकेगी। और द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध जो अपील होगी दोस्तों वो होगी नामनिर्दिष्ट, जो राज्य सरकार से नामनिर्दिष्ट अधिकारी को उनके विरुद्ध अपील होगी। ठीक है, तो एक दूसरे के विरुद्ध अपील का प्रावधान, ठीक है, इस अध्याय में, इस एक्ट में किया गया है। इसको भी हम दोस्तों पढ़ा दिए हैं, इस एक्ट को भी। इस अधिनियम के अधीन सेवा प्रदान के आवेदन को नामंजूर किए जाने पर या सेवा प्रदान ना किए जाने पर अपील की जा सकेगी। ठीक है, तो दोस्तों वो 30 दिनों के भीतर, 15 दिन के, 60 दिन के, 90 दिनों के, तो वो अपील की जा सकेगी 30 दिनों के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखिए, इस अधिनियम के अधीन प्रथम अपील अधिकारी की विनिश्चय के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। अभी इसकी बात कही हमने सबको, द्वितीय अपील अधिकारी को, आयुक्त को, राज्य सरकार को कोई अपील नहीं होगी, तो दोस्तों वो होगी द्वितीय अपील अधिकारी को। प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध, जो प्रभावित अधिकारी के विरुद्ध जो है अपील की जा सकेगी वो की जा सकेगी द्वितीय अपील अधिकारी को। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील अधिकारी को द्वितीय अपील हो सकेगी। तो दोस्तों इसकी जो सीमा है यहाँ पर 60 दिन है, याद रखिएगा। प्रथम अपील अधिकारी की 30 दिन और यहाँ पर है 60 दिन। ऑप्शन नंबर क्या होगा सही, सी सही होगा, 60 दिनों के भीतर। क्वेश्चन नंबर 24, इस अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील अधिकारी अपील किए जाने पर क्या कर सकेगा। सेवा प्रदान करने का आदेश देगा, अपील का रद्दकरण करेगा, दोनों स्थिति देखेगा या ए बाद में कोई भी। ठीक है, तो वो स्थिति देखने के बाद या तो उसको रद्द करे या फिर वो आदेश करे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, आ या बा में से कोई भी परिस्थिति के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 25, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील अधिकारी या द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधिनियम में शक्तियाँ प्राप्त होगी। तो दोस्तों ने दस्तावेज को प्रकट करने, निरीक्षण करने की अपेक्षा कर सकता है वो। पदाभित अधिकारी और तथा अपील अधिकारी को सुनवाई के लिए समन जारी कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोनों सही होगा। यहाँ पर वो सिविल या आरबीसी, ठीक है, शक्तियाँ होंगी तो वो यहाँ पर दोनों कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट 26, इस अधिनियम के अंतर्गत अपील की प्रावधान है 5, 6, 7, 8। दोस्तों अपील के प्रावधान धारा 6 में और धारा 7 वही शास्ति पेनल्टी के बारे में बात करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 27, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि द्वितीय अपील अधिकारी की राय में प्रभावित अधिकारी बिना पर्याप्त युक्तियुक्त कारण से सेवा प्रदान करने में असफल रहा तो उस पर पेनल्टी आरोपित की जा सकेगी। 500 रुपये से कम, 5000 रुपये से अधिक, 500 रुपये से कम किंतु 5000 रुपये से अधिक नहीं, 500 रुपये से अधिक किंतु 5000 से कम नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी, जो 500 रुपये से कम नहीं, 200 5000 से अधिक नहीं, 500 रुपये से अधिक किंतु 5000 से कम, ये ऑप्शन सही होगा। मतलब 500 रुपये से 500 रुपये लेंगे मिनिमम और अधिकतम 5000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ कैसे होगा, डी सही होगा। 500 रुपये से न्यूनतम 500 और अधिकतम जो 5000 रुपये तक हो सकेगा, तो ऑप्शन नंबर डी।
28 देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत यदि द्वितीय अपील अधिकारी की राय में प्रभावित अधिकारी द्वारा बिना किसी युक्तियुक्त कारण के सेवा प्रदान करने में विलंब किया गया है तो उस पर शास्ति पेनल्टी अधिरोपित की जा सकेगी। दोस्तों 250 रुपये की मान से अधिकतम 5,000 रुपये, 100 रुपये के मान से अधिकतम 1,000, 250 रुपये की मान से अधिकतम 1,000, 100 रुपये की मान से। दोस्तों इसका आप ये शास्त्री जो धारा 7 बात करती है उसमें लिखा है कि 250 रुपये प्रतिदिन की मान से अधिकतम 5,000 रुपये तक के अधिरोपित जुर्माना किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि द्वितीय अपील अधिकारी की राय में प्रथम अपील अधिकारी बिना पर्याप्त या युक्तियुक्त कारण से निश्चित समय सीमा में अपील का विनिश्चय करने में असफल रहा है तो उस पर शास्ति या पेनल्टी अधिरोपित हो सकेगी। 500 रुपये से कम तथा 5,000 रुपये से अधिक, 500 रुपये से अधिक तथा 5,000 रुपये से कम। और दोस्तों अभी हाल बताया मैं आपको 500 रुपये से कम नहीं होगा, जो 5,000 रुपये तक ठीक है हो सकेगा। तो सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 500 रुपये से 5,000 रुपये तक। ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है, 5,000 रुपये से कम, ठीक है, 5 रुपये तक, और 500 रुपये से कम नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सॉरी बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि द्वितीय अपील अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि प्रभावित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी, मैंने बताया था आपको प्रभावित अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध जो अपील है वो द्वितीय अपील अधिकारी को होगी, और वो कोई कार्य नहीं करते हैं, बिना पर्याप्त के कोई कारण नहीं है, युक्तियुक्त कारण से अधिनियम के अधीन सौंपे गए कर्तव्य का पालन करने में असफल रहते हैं, क्या रहते हैं, असफल रहते हैं, तो उस पर सिफारिश कर सकेगा प्रशासनिक कार्रवाई की, राजनीतिक कार्रवाई की, अनुशासनात्मक कार्रवाई की, या फिर विभागीय कार्रवाई की। तो दोस्तों उनसे वो कह सकेगा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग कर सकेगा, भैया कि ऐसे आप पुलिस कार्य करें। ठीक है, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की। क्वेश्चन नंबर 31, अधिनियम के अधीन शास्ति का प्रावधान है। और दोस्तों लोक अत्यावश्यक सेवा में भी और लोक सेवाओं में दोनों में धारा 7 में ही इस बारे में बात कही गई है। शास्ति के बारे में याद रखिए, दोनों धाराएं 7 में, उसमें भी धारा 7 में बात कही गई है पेनल्टी की, और इसमें भी धारा 7 में, याद रखिएगा। 31 हो गया। आइए 32 देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन द्वितीय अपील प्राधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिए गए आदेश से व्यथित प्रभावित अधिकारी, अब व्यथित मतलब पीड़ित यदि इन लोगों ये प्रभावित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी उस आदेश के विरुद्ध आवेदन दे सकेंगे। द्वितीय अपील अधिकारी के आदेश के विरुद्ध यदि इनको अपील करना है प्रथम अपील अधिकारी प्रभावित अधिकारी को, तो वो किसको करेंगे, पुनरीक्षण के लिए करेंगे, पुनर्विलोकन के लिए करेंगे, अपील के लिए, या कोई आवेदन नहीं कर दे सकेंगे। तो दे सकेंगे दोस्तों वो पुनरीक्षण के लिए, पुनरीक्षण के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33। इस अधिनियम के अधीन द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने संबंधी दिए गए आदेश से व्यथित पीड़ित या व्यथित प्रभावित अधिकारी या प्रथम अपील अधिकारी आवेदन दे सकेंगे 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 90 दिन के भीतर, या 120 दिनों के भीतर। तो ये दे सकेंगे दोस्तों 60 दिन के भीतर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। इस अधिनियम के अधीन पुनरीक्षण का प्रावधान है। पुनरीक्षण का प्रावधान किस धारा में किया गया है, धारा 8 पुनरीक्षण के बारे में बात करती है, धारा 8A पुनर्विलोकन के बारे में बात करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा धारा 8 पुनरीक्षण का प्रावधान करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 35। इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के आदेश का पुनर्विलोकन हो सकेगा प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी, प्रभावित अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी। तो राज्य सरकार जिसे नाम निश्चित करे दोस्तों ऐसे अधिकारी को द्वितीय अपील अधिकारी के विरुद्ध ठीक है पुनर्विलोकन हो सकेगा। तो कौन से, ऑप्शन नंबर डी 8 का में इस बारे में बताया गया है 8A में। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत द्वितीय अपील अधिकारी कितने दिनों के भीतर नाम निश्चित अधिकारी को पुनर्विलोकन हेतु आवेदन कर सकेगा, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। दोस्तों 60 दिन के भीतर, ऑप्शन नंबर सी 60 दिन के भीतर। और इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण का प्रावधान है 7, 8, 9, 10,
तो धारा 9 सद्भावपूर्वक कार्रवाई के संरक्षण के बारे में बात करती है। धारा 10 राज्य सरकार के नियम बनाने के बारे में बात करती है। और इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु नियम बनाने की शक्ति है, तो किसको है? अभी बताया मैंने आपको, राज्य सरकार को है। ऑप्शन नंबर बी राज्य सरकार है। और इस अधिनियम के अधीन कठिनाई दूर करने की शक्ति किसे है? वो भी हमने बात करी, किसको है? राज्य सरकार को ही कठिनाई दूर करने की 11 में शक्ति, 10 में राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। और इस अधिनियम के अंतर्गत कठिनाई दूर करने की शक्ति का प्रावधान है, एक क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। तो देखो धारा 11, ठीक है, धारा 11 बात करती है कठिनाई दूर करने की शक्ति राज्य सरकार को है और राज्य सरकार कठिनाई दूर कर सकेगी इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के दिनांक से 2 वर्ष के भीतर। कितने वर्ष के भीतर? 2 वर्ष के भीतर कर सकेगी, उसके बाद नहीं, ठीक है। धारा 10 बात करती है, क्या बात करती है? राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 9 बात करती है, क्या बात करती है? सद्भावपूर्वक कार्रवाई के लिए संरक्षण। और धारा 8 बात करती है पुनर्विलोकन कौन करेगा? नामनिष्ठ अधिकारी, जिसे राज्य सरकार विनिश्चित करे। और ठीक है, ये हमारी धारा 4 कंप्लीट हो रही। धारा 8 आपको बता चुके हैं पुनरीक्षण के बारे में, ठीक है। धारा 7 शास्ति के बारे में बात करती है। तो यह एक्ट बच्चों छोटा सा एक्ट है लेकिन काफ़ी अच्छा एक्ट है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे हमारे लिए, नेगेटिव मार्किंग है तो इसलिए अच्छे से अध्ययन करिए, ठीक है। ये हमारे 3 एक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आइए नए एक्टों में एक और एक्ट बचा है हमारा मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 को देखते हैं और ये हमारा लास्ट एक्ट होगा। और दोस्तों इनसे संबंधित हम आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, ठीक है। बताइएगा कोई परेशानी आती वो बताइएगा मुझे, यदि आपको वीडियो समझने में कोई परेशानी आ रही है तो मैं वीडियो को दोबारा आपके सामने अच्छे से कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। आइए मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 प्रश्न क्रमांक 1, मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम 2011 में कुल धाराएँ कितनी हैं? और दोस्तों इसमें कुल धाराएँ हमारी 26 धाराएँ हैं। अच्छा एक्ट है, कुल 26 धाराएँ हैं, ठीक है। सरल भाषा में ही समझाया गया है इसको भी मेरे द्वारा, आपको वीडियो में देखिएगा। और कोई कठिनाई का यदि आपको आती है तो प्लीज़ बताइएगा, मैं दोबारा इस वीडियो को अच्छे से अपलोड करके फिर आपके सामने पेश करूँगा। इस अधिनियम में कुल अध्याय हैं, तो कुल 4 अध्याय हैं, कुल 26 धारा हैं, 4 अध्याय हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है? तो अपराधों के कतिपय वर्गों के त्वरित विचारण और उनमें अंतविलित संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए, विशेष न्यायालय के गठन के लिए और उनसे सशक्त अनुसंजिक विषयों के उपबंध के लिए दोस्तों ये इसका उद्देश्य से है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इसका सभी उद्देश्य है। 4 क्वेश्चन देखिए, यह अधिनियम भारत गणराज्य के 62वें वर्ष विधानमंडल द्वारा अधिनियमित हुआ। किस मंडल द्वारा? मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा इसे 65वें वर्ष क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाइफा अधिनियम का विस्तार होगा। तो ये दोस्तों अभी तक 3 एक्टर के क्वेश्चन लगा चुके हैं, ये आपको मालूम होगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में यह अधिनियम किस दिनांक को लागू हुआ? 7 फरवरी 2012, 10 फरवरी 2011, 7 फरवरी 2011 और 10 फरवरी 2012, ठीक है। तो पहला नोटिफिकेशन दोस्तों 10 फरवरी 2012 को आया था, याद रखिएगा। यदि यहाँ पर 15 हो, 15 फरवरी तो अलग विषय है, लेकिन ना हो तो ये 10 फरवरी 2012 लगाइएगा, सही ऑप्शन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई इस अधिनियम को? तो दोस्तों इसको 7 फरवरी 2012, 10 फरवरी 11, 7 फरवरी 11, 10 फरवरी 12, तो इसे 7 फरवरी 2012 को इसे राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। इसे प्रथम बार प्रकाशित किया गया था 10 फरवरी 2012 को, और इसे ठीक है लागू कब किया गया था? तो 15 फरवरी को इसे लागू किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन देखिए आप बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अध्याय और इस अधिनियम में धारा 8, इस अधिनियम में अपराध परिभाषित है। प्रश्न क्रमांक 8 क्या बात कर रहा है? इस अधिनियम में अपराध अभी परिभाषित है। अपराध को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? 2E, 2F, 2C, 2D। तो अपराध को 2E में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई अधिनियम की परिभाषा से अभिप्रेत है। तो इसमें दी गई परिभाषा से दोस्तों भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो अधिनियम से अभिप्रेत है, वो ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 सही होगा, ठीक है। कहाँ से? अधिनियम कहाँ से? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 से है।
और इसके त्वरित विचारण के लिए विशेष न्यायालय का स्थापना की गई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 10, इस अधिनियम में प्राधिकृत अधिकारी परिभाषित है, तो इसको परिभाषित किया गया है 2B में। 2A में अधिनियम को बताया गया है, 2B में प्राधिकृत अधिकारी को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत अधिनियम की परिभाषा दी गई है, तो बताया अभी हाल ही में मैंने आपको, अधिनियम की परिभाषा 2A में दी गई है और अधिनियम से आशय है, ठीक है, क्या वही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम में संहिता से विपरीत है, तो संहिता से जहाँ पर भी आप देखें वही CRPC 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 संहिता से विपरीत होता है, ठीक है, अधिकतर एक ये याद रखिएगा। और घोषणा से परिभाषित किया गया है, धारा 5 में इसको बताया गया है। और परिभाषित कहाँ पर किया गया है, तो परिभाषित इसको 2D में किया गया है, ठीक है, घोषणा को 2D में परिभाषित किया गया है और धारा में 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम में विशेष न्यायालय से विपरीत है धारा 3 के अधीन स्थापित विशेष न्यायालय का, ठीक है, तो धारा 3 में विशेष न्यायालय की स्थापना या गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो विपरीत क्या है, तो धारा 3 के अधीन विशेष न्यायालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, धारा 3 के अधीन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस अधिनियम में संहिता परिभाषित किया गया है, तो संहिता को परिभाषित किया गया है 2C में, धारा 2C में। 2A में अधिनियम को बताया गया है, 2B में प्रभावित अधिकारी को बताया गया है, 2C में संहिता को बताया गया है और 2D में घोषणा बताई गई है। चारों महत्वपूर्ण परिभाषा हैं, याद रखिएगा। और संहिता से क्या से है, तो वही CRPC 1973 से लगाया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं। अधिनियम में विशेष न्यायालय परिभाषित है, 2F में विशेष न्यायालय को परिभाषित किया गया है, 2F में। आइए 17वां देखते हैं। अधिनियम की अध्याय 2 संबंधित है, तो अधिनियम का अध्याय 2 बात करता है संपत्ति के अधिग्रहण से, अपील से, संपत्ति की वापसी से, विशेष न्यायालय की स्थापना से। तो अध्याय 2 प्रारंभिकी, दूसरा अध्याय 2 बात करता है विशेष न्यायालय की स्थापना से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी तो राज्य सरकार द्वारा, किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी और सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में अभिहित करेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रयोजन है, तो अपराधों का त्वरित विचारण के लिए, अपराधों के त्वरित जांच के लिए, अभियुक्त के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के लिए, इस सभी के लिए। तो बताया दोस्तों मैंने, इसका गठन जो किया जाएगा त्वरित विचारण के लिए, त्वरित विचारण के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश नामनिश्चित किया जाएगा उच्च न्यायालय द्वारा, राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, इन सभी के द्वारा। तो दोस्तों जो अध्यक्षता करने वाले न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाएगा वो राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 20 का सही ऑप्शन सी है। आइए क्वेश्चन नंबर 21, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने वाला न्यायाधीश किसकी सहमति से नामनिश्चित किया जाएगा, तो दोस्तों वो किया जाएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, ठीक है, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22वां, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों में नामनिश्चित होने के लिए किसी व्यक्ति की अर्हता होगी, उच्च न्यायिक सेवा का सदस्य हो, राज्य में सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश रह चुका हो या रहा हो, ठीक है दोस्तों, सही है, दोनों ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त दोनों, ठीक है, उच्चतर न्यायिक सेवा सदस्य हो या सत्र या अपर सत्र न्यायाधीश रहा हो, दोनों सही है 22 का। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान दिया गया है, तो अभी हमने बात करी धारा 3। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों द्वारा मामलों का संज्ञान का प्रावधान किया गया है, धारा 4। 2 परिभाषा, 3 गठन के बारे में, स्थापना के बारे में, और 4 संज्ञान के बारे में बात करती है, और 5 घोषणा के बारे में, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का संज्ञान लेगा और उसका विचारण करेगा जो उससे धारा 10 के अधीन अंतरित किए जाएँ, ट्रांसफ़र किए जाएँ या उसकी समक्ष संचित किए जाएँ। और दोस्तों दोनों ही कंडीशन में वो मामलों का संज्ञान लेगा, ऑप्शन नंबर सी।
इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा की जाएगी राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, कलेक्टर द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो राज्य सरकार द्वारा मामलों की घोषणा की जाएगी धारा 5 के अधीन, और घोषणा का प्रभाव धारा 6 बात करती है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखिए। वो इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा की जाएगी तो प्रथम दक्षा साक्ष्य के आधार पर, लोकनीति के आधार पर, जांच के आधार पर या अन्वेषण के आधार पर। तो सही ऑप्शन दोस्तों प्रथम दक्षा साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार मामले की घोषणा करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए प्रथम दक्षा साक्ष्य के आधार पर। धारा 5 को पढ़िएगा, वो ऐसी ही सब कुछ बातें वहाँ पर स्पष्ट लिखी हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। इस अधिनियम के अंतर्गत विचार किए जाने वाले मामले किस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध में होंगे? जो लोग पद धारण कर चुका हो या कर रहा हो, जिसने अधिनियम की धारा 2C के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य में लोक सेवक हो या रह चुका हो। दोस्तों दोनों ही कंडीशन में ऑप्शन नंबर, ठीक है। बैरेक्ट की सीधी सीधी भाषा पूछी जाती हैं। कुछ बच्चे कमेंट से कि सर हम कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं बैरेक्ट के ही पढ़ें बेहतर होगा। बैरेक्ट की सीधी सीधी लैंग्वेज आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस अधिनियम के अंतर्गत विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा को किस न्यायालय में प्रश्नगत किया जाएगा? तो किसी भी न्यायालय में खुद तो प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, सीधी ये डायरेक्ट फिर बताएं आपको वैसी ही भाषा यहाँ पर पूछी जाती है। हाई कोर्ट, ना सेशन कोर्ट, ना कोई सुप्रीम कोर्ट, ये किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 30। इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा कर दिए जाने पर उस अपराध के संबंध में कोई अभियोजन किसी खालिस्तान में संचित किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? विशेष न्यायालय में ही संचित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय या हाई कोर्ट, तो कहाँ पर? विशेष न्यायालय में ही संचित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। इस अधिनियम के अधीन विचार किए जाने वाले मामलों की घोषणा का प्रभाव का उपबंध है। तो मैं बताया दोस्तों घोषणा 5 और प्रबंध तो प्रभाव धारा 6 में बताई गई है प्रभाव के बारे में। सही ऑप्शन दोस्तों धारा 6 होगा। आइए 32। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति का विचारण करने की अधिकारिता होगी जिसे कथित रूप से धारा 5 के अधीन घोषणा उद्घोषित अपराध किया है। ठीक है, धारा 5 के अधीन घोषणा की गई, उद्घोषित किया गया उसको। वे व्यक्ति हो सकेंगे उस अपराध के मुख्य आरोपी, षड्यंत्र या दुष्पारक, मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकर्ता या प्रयत्न करने वाला, मुख्य आरोपी, प्रयत्न करने वाला, दुष्प्रेरक सभी। तो दोस्तों वो होगा मुख्य आरोपी, षड्यंत्रकर्ता या दुष्प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए 32 का सही होगा। आइए 33। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालय अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के विचारण के संबंध में विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रावधान है। तो दोस्तों धारा 7 विशेष न्यायालय की अधिकारिता के प्रावधान के बारे में बात करती है। इस अधिनियम के अधीन मामलों के विचारण में विशेष न्यायालय संहिता द्वारा विहित किस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा? मजिस्ट्रेट के समक्ष समन मामले, सेशन के समक्ष वारंट मामले, मजिस्ट्रेट के समक्ष संचित विचारण। ये दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी है, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले, मजिस्ट्रेट के समक्ष वारंट मामले का अनुसरण करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 35। इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाले व्यक्ति समझे जाएंगे। सहायक लोक अभियोजक, प्लीडर, सरकारी प्लीडर। तो सभी को मालूम होगा ऑप्शन नंबर बी लोक अभियोजक समझे जाएंगे। मध्य प्रदेश विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियाँ का प्रावधान है। दोस्तों 8 शक्तियाँ और ठीक है कर्तव्य प्रक्रिया का प्रावधान करती है। 37 देखिए, इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और दंडादेश के विरुद्ध अपील किस आधार पर होगी? तथ्य और विधि के आधार पर, तथ्य एवं विधि दोनों के आधार पर कोई अपील ना होगी। दोस्तों तथ्य एवं विधि दोनों के आधार पर हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 38। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय के किसी निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील होगी उच्च न्यायालय में, सेशन न्यायालय में, अधिकरण एजेंसी में या उच्चतम न्यायालय में।
दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हाई कोर्ट में, ठीक है, उच्च न्यायालय में हो सकेगी। इस अधिनियम के अधीन सॉरी होगी अपील होगी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, लगातार काफ़ी टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, इस अधिनियम की धारा 9(1) के सिवाय विशेष न्यायालय किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध केवल अपील होगी, पुनरीक्षण नहीं होगा। केवल पुनरीक्षण होगी, अपील नहीं होगी। पुनरीक्षण और अपील दोनों होंगे, पुनरीक्षण अपील दोनों ही नहीं होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, पुनरीक्षण और अपील दोनों ही नहीं होंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, इस अधिनियम के अधीन अपील विशेष न्यायालय के निर्णय और दंडादेश की तारीख से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत की जाएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 30 दिन के भीतर। क्वेश्चन नंबर 41, इस अधिनियम के अधीन अंतर्गत विशेष न्यायालयों की आदेशों के विरुद्ध अपील का प्रावधान है। दोस्तों धारा 9 अपील के बारे में प्रावधान की बात करती है, धारा 9। धारा 10 ट्रांसफ़र के बारे में बात करती है, अंतरित करने के बारे में बात करती है। 6 और 8 हम देख चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, इस अधिनियम के अधीन मामलों को एक विशेष न्यायालय से दूसरे विशेष न्यायालय में अंतरित किया जा सकेगा सेशन न्यायालय द्वारा, जिस विशेष न्यायालय में मामला लंबित है उसके द्वारा, हाई कोर्ट द्वारा या राज्य सरकार द्वारा। तो दोस्तों हाई कोर्ट ऐसा कार्य करेगी, ठीक है, उच्च न्यायालय द्वारा। 43, इस अधिनियम के अधीन मामलों का अंतरण, अभी हम बात करें धारा 10, ठीक है, मामलों का अंतरण धारा 10 के अधीन किया जाता है। आइए 44, अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय किसी विचरण को स्थगित कर सकेगा, लोकहित में, न्याय के हित में, दोनों में, या कभी नहीं कर सकेगा। और दोस्तों न्याय के हित में ऐसा कार्य कर सकेगा, ऑप्शन नंबर बी, न्याय के हित में। पेज 45, इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय मामलों के विचारण को इसके संचित किए जाने अथवा अंतरण की तारीख से 1 वर्ष के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा। 6 माह, 1 वर्ष, 90 दिन, 120 दिन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष के भीतर उसको निपटाने का प्रयास करेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। आइए 46 देखते हैं। इस अधिनियम के अधीन किसी विचरण को स्थगित करने के लिए विशेष न्यायालय के आबद्ध न होने का बंद है। और दोस्तों धारा 11 बात करती है कि विशेष न्यायालय आबद्ध नहीं है, ठीक है, धारा 11 इस बारे में प्रावधान करती है। और इस अधिनियम का अध्याय 3 संबंधित है, धारा अध्याय 3 संपत्ति के अधिहरण से संबंधित है, ठीक है, संपत्ति के अधिहरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। 48 देखिए, इस अधिनियम के अधीन किसी लोक सेवक के विरुद्ध धन या संपत्ति के अधिहरण के लिए प्राधिकृत कर सकेगी कलेक्टर, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, राज्य सरकार। तो सही ऑप्शन दोस्तों राज्य सरकार। इस अधिनियम के अधीन संपत्ति के अधिहरण के लिए आवेदन देने हेतु प्राधिकृत हो सकेगा कौन? लोक अभियोजक, प्राधिकृत अधिकारी, सहायक लोक अभियोजक, राज्य सरकार। दोस्तों लोक अभियोजक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50, इस अधिनियम के अंतर्गत धन या संपत्ति के अधिहरण हेतु आवेदन में क्या नहीं होगा? 1 या अधिक शपथ पत्र, धन की रकम, संपत्ति का प्रकल्पित मूल्य, संपत्ति का मूल्य। तो इसमें संपत्ति का मूल्य नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का मूल्य। 51, इस अधिनियम के अंतर्गत यानी संपत्ति के अधिहरण का प्रावधान है। तो धारा 13 संपत्ति के अधिहरण के बारे में प्रावधान करती है, 14 सूचना के बारे में करती है, ठीक है। धारा 13 संपत्ति के अधिहरण का प्रावधान 13 करती है, सीधी धारा। क्वेश्चन नंबर 52, इस अधिनियम के अधीन प्रभावित व्यक्ति पर सूचना की तामील ऐसे समय के भीतर होगी जो सामान्यतः 30 दिन से कम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी, 30 दिन से कम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही होगा। ये हमारे 52 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ दोस्तों, ठीक है। वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करें।
आइए और दोस्तों को शेयर भी करें। इस अधिनियम के अधीन प्रभावित व्यक्ति पर समन की तामील करते हुए यह अपेक्षा की जाएगी आय, उपार्जन या आस्तियों का स्रोत बताने की, धन या संपत्ति अर्जन स्रोत बताने की, कारण बताने की कि ऐसा धन या संपत्ति दोनों अपराध द्वारा अर्जित किए गए हैं सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस अधिनियम के अंतर्गत यदि अपराधिकृत अधिकारी ऐसा घोषित करता है कि कोई धन या संपत्ति अपराध के माध्यम से अर्जित किए गए हैं तो वहाँ धन या संपत्ति सभी विलंगों से मुक्त राज्य सरकार को अधिगत माने जाएंगे। ठीक है, तो कहाँ पर है ये? सभी विलंगों, या ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 55। इस अधिनियम के अधीन संपत्ति अधिहत नहीं की जाएगी यदि संपत्ति का बाजार मूल्य प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा कर दिए जाए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, बाजार मूल्य। ठीक दोस्तों, अब ये मैंने यही वीडियो को यहीं पर स्टॉप देना चाहूँगा। और यहाँ पर हमने मध्य प्रदेश की जो कि 4 एक्ट शामिल किए गए हैं, इन्हें हमने यहाँ पर हमने वीडियो बनाया दोस्तों। इसी एमसीक्यू क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और ठीक है शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।